देखिए, आज हमारा सब्जेक्ट है लीगल थ्योरी, ठीक है? विधि शास्त्र वाला। विधि शास्त्र और विधि के विधि के स्रोत, ठीक है? ये सारे चीज़ हमको इसमें पढ़ने हैं। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ लॉ, है ना? विधि क्या है? डेफिनेशन ऑफ लॉ, उसकी परिभाषाएँ देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे, अवधारणा और उद्देश्य देखने वाले हैं और सोर्स ऑफ लॉ देखेंगे, ठीक है? यानी कि विधि के स्रोत क्या हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि मानव समाज में व्यक्तियों के समव्यवहारों को औचित्य या अनौचित्य को निर्धारित करने के लिए जो राज्य द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उसको विधि कहा जाता है। ठीक है? यही कारण है कि विधि को सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन माना गया है। और अगर आपको सामान्य शब्दों में ये कहना है कि विधि क्या है, तो ये है कि विधि या कानून किसी संदर्भ या किसी विषय में बनाई गई नियम या संहिता को कहते हैं। ठीक है? अब देखिए कि ये कैसी होती है, लिखी हुई होनी चाहिए, संसूचकों के रूप में होनी चाहिए, है ना? और और क्या होनी चाहिए? समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होती है विधि और मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम जो राज्य द्वारा स्वीकृत लागू किए जाते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य, अन्यथा क्या होगा? अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? न्यायपालिका आपको दंड देगी। है ना? तो सामान्य अर्थ में केवल विधि क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो केवल आपको ये एक लाइन में ये आप बता सकते हो कि विधि या कानून किसी संदर्भ या विषय किसी विषय में बनाई गई नियम या संहिता है। ठीक? अगर आप उसको और विस्तृत करना और बढ़ाना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि मानव समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य या अनौचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा नियम जो बनाए जाते हैं उसे विधि कहा जाता है। ठीक है? अब आगे देखिएगा आप, हम इसकी परिभाषाएँ देखेंगे। वैसे तो आप ये जानते होंगे कि जो भी परिभाषाएँ सारे विधि शास्त्रियों ने दी है, वो अपूर्ण कहलाती हैं, क्योंकि सब अपनी-अपनी तरफ से अलग-अलग चीज़ बोलते हैं, है ना? फिर भी कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत तो परिभाषा के रूप में बताया जा ही सकता है ना? तो जो हम देखने वाले हैं आज, वो क्या है? विधि की परिभाषा है, जो अनेक प्रकार के विधि शास्त्रियों ने दी हैं और कैसी दी हैं? सबसे पहले आपका है मॉन्टेस्क्यू, है ना? मॉन्टेस्क्यू क्या बोलते हैं इसके बारे में? विधि की परिभाषा क्या है? मॉन्टेस्क्यू के परिभाषा में ये है कि प्राकृतिक वस्तुओं के मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में लिखा है ना, छोटे-छोटे लिखे हैं पॉइंट ताकि ये आपको याद रहे। पूरी परिभाषाएँ नहीं लिखी है। ठीक है, पहला देखिएगा मॉन्टेस्क्यू क्या बोलते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि व्यापक अर्थ में विधियां प्राकृतिक वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों का निर्देश करती हैं। ईश्वर की अपनी विधियां हैं, भौतिक संसार की तथा मनुष्यों की अपनी विधियां होती है। तो यहाँ पे जो मॉन्टेस्क्यू हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं कि इनके अनुसार में ना सबकी अपनी अपनी विधियां हैं, है ना? एक तो है प्राकृतिक वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को जो निर्देश करती हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि ईश्वर अपनी विधियाँ खुद से बनाती हैं, ईश्वर के लिए अलग से विधियाँ हैं और क्या बोलते हैं? और ये बोलते हैं कि भौतिक संसार तथा मनुष्यों की अपनी अलग-अलग विधियाँ होती हैं, ये उनका ऐसा मानना है, ठीक है? विधि की परिभाषा इनके अनुसार ये है। अब आगे देखिए कि प्रोफेसर हॉलैंड क्या बोलते हैं? हॉलैंड ये बोलते हैं कि विधि व्यवहार का सामान्य नियम है। ठीक है? विधि व्यवहार का सामान्य नियम है। उनके अनुसार व्यवहार वही कार्य आएँगे जो कि एक निश्चित अधिकारी द्वारा लागू किए गए हैं, जो कि सर्वशक्तिमान हैं। तो अगर आप हॉलैंड की परिभाषा देखेंगे तो मॉन्टेस्क्यू और इनके में क्या है? मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं कि ईश्वर की अपनी विधियाँ हैं, मनुष्य की अलग विधियाँ हैं और यहाँ पे हॉलैंड बोलते हैं कि विधि व्यवहार का सामान्य नियम है ना? ये सामान्य नियम है। आप जो विधि है, सामान्य नियम है और इनके अनुसार वे ही व्यवहार काम आएँगे जो एक निश्चित अधिकारी द्वारा लागू किए गए जो कि सर्वशक्तिमान है। ठीक है? अगर कोई विधि बना दिया है तो वो सर्वशक्तिमान है।
ठीक है, उसको अधिकारी द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक, अब देखिए ऑस्टिन की परिभाषा में क्या बोलते हैं। ये एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि विधि राज्य का आदेश है। ठीक है, वो स्वीकारते हैं इस चीज को कि विधि राज्य का आदेश है, परंतु ऑस्टिन की परिभाषा के लिए राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना चाहिए तथा विधि के पीछे संप्रभु की शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि लोग विधि का सम्मान करें। है ना। ऑस्टिन विधि को केवल यही बोलते हैं कि वो राज्य का आदेश है ना। अब देखिए हॉब्स क्या बोलते हैं। ये जो आपको मैंने शॉर्ट्स में ये लिखा है, ये परिभाषा आपको ऐसे छोटे से पॉइंट में याद रखनी है, ताकि कभी भी परिभाषा कुछ पूछी जाए तो आप ये बता सकें। है ना। अब देखिएगा हॉब्स क्या बोलते हैं। हॉब्स के अनुसार विधि व्यक्ति के या व्यक्तियों के उस समूह के आदेश हैं जिन्हें अपने आदेशों के दबाव डालकर मनवा लेने का संबल प्राप्त है। ठीक, इनकी छोटी सी परिभाषा। अब देखिए सामन क्या बोलते हैं। सामन बोलते हैं कि विधि सिद्धांतों की उस श्रृंखला को कहते हैं जो राज्य द्वारा न्याय संगत प्रशासन के लिए निर्धारित और मान्य की गई है ना। अब देखिएगा पैटर्न क्या बोलते हैं। पैटर्न का कहना यह है कि विधि को नैतिकता का पूरक माना है। पैटर्न के अनुसार विधि में कर्तव्य तथा अधिकार दोनों को ही महत्व प्राप्त है। उनके लिए कर्तव्य और अधिकार में कोई भिन्नता नहीं है ना, वो दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिएगा सेविग्नी बोलते हैं कि विधि का वास्तविक स्रोत जन चेतना है। आगे देखिए रॉस्को पॉन्ड क्या बोलते हैं। उनके अर्थ में तीन है। विधि का जो परिभाषा है ना, वो तीन टाइप का है। परिभाषा नहीं है तीन, मतलब उसमें कुछ शब्द हैं तीन टाइप के। उसमें पहला है आपका वैधानिक व्यवस्था, दूसरा है प्राधिकार मार्गदर्शन, और तीसरा है आपका न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएं समाविष्ट हैं। ठीक है। तो जहां तक मेरे को पता है रॉस्को पॉन्ड, हाँ, रॉस्को पॉन्ड के अर्थ में पहला ये है आपका, देखिए ये वैधानिक व्यवस्था आएगा इस परिभाषा में ना। प्रथम अर्थ में विधि एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी सुसंगठित राजनीतिक समाज में मानव आचरणों को सामाजिक नियंत्रण में रखा जाता है ना। तो यहाँ पे आया वैधानिक व्यवस्था, जिसके द्वारा आप क्या करते हो कि राजनीतिक समाज में मानव और आचरण को सामाजिक रूप से क्या करते हो, नियंत्रण में रखते हो। दूसरा है इनका अर्थ कि विधि प्राधिकारिक मार्गदर्शन का कार्य करती है। ठीक है, वो दर्शन करती है कि आप आगे कैसा काम करोगे, आपको प्राधिकारिक मार्ग दिखाती है, अथॉरिटिव गाइड का काम करती है। तीसरा है विधि के अंतर्गत देश की सभी न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएं समाविष्ट हैं। ठीक है, तो रॉस्को पॉन्ड के अनुसार क्या क्या है, वैधानिक व्यवस्था, प्राधिकार मार्गदर्शन और न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएं का समाविष्ट होना उनके लिए विधि है वो। ठीक है, अब देखिएगा आपका ब्लैक स्टोन क्या बोलते हैं। ब्लैक स्टोन के अनुसार कार्यों के संपूर्ण नियमों को विधि कहा जाता है। व्यापक अर्थ में विधि के अंतर्गत गति संबंधित विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, प्रकाश विज्ञान की विधि, यंत्र ज्ञान संबंधी विधि, रसायन विधि, भौतिक विधि, सदाचार की विधि, प्रतिष्ठा संबंधी विधि और प्राकृतिक विधि, राष्ट्रीय विधि आदि अनेक प्रकार की विधियों का समावेश किया जाता है। तो ब्लैकस्टोन क्या बोलते हैं, इतना सारा आपको बता दिया कि कार्यों के संपूर्ण नियमों का विधि है ये, जिसमें बहुत सारे क्या क्या बताया मैंने आपको, प्रकाश विधि, यंत्र विधि, ये सब अन्य प्रकार के जो भी हैं ये सारे इसमें आएंगे। उसको क्या बोलते हैं ब्लैकस्टोन, ये कार्यों के संपूर्ण नियमों की विधि है। ठीक है, अब देखिए जेरमी बेंथम क्या बोलते हैं। विधि की परिभाषा इनके अनुसार ये है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक अधिनियम को विधि कहा जाता है। ये स्पष्ट रूप से ऐसा ही बोलते हैं, है ना। जबकि इन अधिनियमों के संग्रहित रूप को देश विदेश की विधि व्यवस्था कहा जाता है। अतः विधि सभी कानूनों का संग्रहित या सामूहिक रूप है जिसमें प्रत्येक प्रचलित विधि का समावेश है ना।
अब देखिएगा हुकर। हुकर क्या बोलते हैं? ऐसे नियम अथवा उपनियम जिनके द्वारा मनुष्यों के कार्य संचालित होते हैं विधि कहलाते हैं। ठीक। केल्सन क्या बोलते हैं? केल्सन के अनुसार विधि को समादेश के रूप में परिभाषित किया। एक समादेश और कहां पे आया था आपका? कौन बोला था समादेश? ये बोले थे आपका ऑस्टिन बोले थे। तो उनके समावेश में और इनके समादेश में अंतर है। ठीक है। इनके समादेश का आशा है कर्तव्य अधिरोपित करने से है ना। इस प्रकार इनकी दी हुई परिभाषा विधि की परिभाषा ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें प्रभुताधारी की शक्ति का उल्लेख नहीं है। ऑस्टिन ये बोलते हैं ना प्रभुत्व संपन्न है ऐसा करके, मतलब राज्य निर्धारित करता है उसको, पर ये केल्सन ऐसा नहीं बोलते हैं। इसके इनके भी परिभाषा में समादेश का उल्लेख है, परंतु इनका जो समादेश है वो क्या है? अमनोवैज्ञानिक समादेश है। ठीक है। अमनोवैज्ञानिक समादेश केल्सन के अनुसार विधि समाज को संगठित रखने की तकनीक है जो स्वयं में साक्ष्य न होकर लोगों को नीति शास्त्र के नियमों का अनुगमन करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है। और ऑस्टिन और इनके केल्सन की थ्योरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखेंगे, सबका तुलना करने वाले हैं अभी। आगे देखिए, आगे आपका है जेसी ग्रे। ठीक है। जेसी ग्रे की परिभाषा ये है कि मतलब विधि के अनुसार क्या बोलते हैं कि विधि उन परिस्थितियों का विवेचन करती है जिनमें न्यायालय के माध्यम से समाज के व्यक्तियों को अपना आचरण नियंत्रित रखने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः विधि ऐसे नियमों का संकलन है जिनके द्वारा न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। प्रोफेसर गिरे ये भी बोलते हैं कि संविधियां है ना स्वयं विधि का भाग न होकर विधि का स्रोत मात्र होती हैं। आगे है आपका ड्यूगिट्स। ये स्पष्ट में ये बोलते हैं कि सामाजिक समय केतन है। ठीक है। इनकी पूरी परिभाषा में यही बोला गया है कि जो विधि है ना, विधि को क्या बोलते हैं? सामाजिक समय केतन कहते हैं। इनका ये भी मानना है कि विधि की वैधता का आधार उनकी सामाजिक ग्रहता है, न कि प्रभुताधारी की आज्ञा का समादेश, क्योंकि प्रभुताधारी विधि से श्रेष्ठतर न होके वह स्वयं विधि से बाध्य होता है। अतः विधि सामाजिक वास्तविकताओं पर ही आधारित होनी चाहिए। ठीक। और लास्ट में आप देखिएगा एच एल ए हार्ट का। ठीक है। इनका जो विधि का परिभाषा है, ये विधि क्या है, इस प्रश्न को छोड़ के मानव समाज में शायद ही कोई ऐसा कोई अन्य प्रश्न बार बार पूछा जाता रहता होगा, है ना। इसका अलग अलग उत्तर दिया जाता था, परंतु जो एच एल हार्ट है वो ये बोलते हैं कि ये औचित्य की पुकार है। विधि क्या है? औचित्य की पुकार है। विधि के नियम व्यक्ति के लिए कर्तव्य पालन करने का आह्वान करते हैं तथा निषेध द्वारा अपकृत्यों से परावृत्त रहते हैं, परंतु विधि किसी सदाचारी व्यक्तियों पर व्यर्थ के आदेश नहीं थोपती और न ही व्यर्थ के प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। तो इतनी सारी परिभाषाओं में से किसी का भी हम पूर्ण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कमी छोड़े हुए हैं, है ना। परंतु क्या है, सब अपना अपना जो मत दिए हैं उसके अनुसार में आपको ऐसा याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला। ठीक है। अब देखिएगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा या उद्देश्य जिसको बोलते हैं, ये क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या है ना। विधि के बिना भी तो चल सकता था। ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या हुआ, क्यों लाया गया उसको? तो विधि का जो है अवधारणा या उद्देश्य, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसमें पहला है कि विधि देश के प्रभुत्व संपन्न राज्य द्वारा लागू किया गया समादेश होता है। ठीक है। दूसरा है विधि को राज्य की शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है। राज्य ही इसको लागू करेगा। विधि न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है। ठीक है। आगे है कि विधि में एकरूपता तथा स्थिरता होती है। विधि का प्रवर्तन राज्य द्वारा स्थापित न्यायालयों द्वारा किया जाता है।
कभी कभी प्रथाएं भी विधि का रूप धारण कर लेती हैं, किंतु ऐसा तभी संभव होता है जबकि उन प्रथाओं को न्यायाधीश विधि के रूप में मान्यता प्रदान करे। तो ये सारे इनके उद्देश्य हैं या उनकी अवधारणा है, जिसके द्वारा आप ये बोल सकते हो कि विधि को क्यों लागू किया गया, कैसे लागू किया, है ना, उसका क्या रीजन है, ये आपको पॉइंट में बताया गया। ठीक, आगे देखिएगा सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ में आप अगर बोलना चाहें कि क्या हो सकता है, विधि कहाँ से आई, है ना, कब आई, कैसे आई। अरे भाई देखो, जब भी कोई भी वस्तु का कोई उद्गम होता है तो स्थान भी तो होता है ना, उद्गम स्थान भी तो माना जाता है, जो उसका स्रोत कहलाता है। ठीक है, विधि शास्त्र में स्रोत शब्द से अभिप्रेत है उत्पत्ति स्थान। तो आप ये बोलिएगा कि विधि का जो स्रोत है या उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, किसी को पता है? नहीं, पर लोग ऐसा बताते हैं, या जो भी न्यायाधीश है, जो सबके विचार हैं वो इसी प्रकार के हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, ऐसा वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो विधि की उत्पत्ति के संबंध में विधि शास्त्रों के मतभेद बने हुए रहते हैं। ठीक है, हर विधि शास्त्री अपने अपने तरीके से अलग अलग ये बताया है कि ये विधि का स्रोत है, ये विधि का स्रोत है, अन्य टाइप का, मतलब कि बहुत सारे आपको स्रोत मिल जाएंगे, परंतु मुख्य रूप से आपको कितने याद रखने हैं, आपको ये 3 चीज याद रखना है कि इनके मुख्य स्रोत हैं। सबसे पहला है आपका प्रथा, कस्टम, लेजिस्लेशन, विधायन, और जुडिशियल प्रोसीडेंट, न्यायिक पूर्ण निर्णय। तो ये जो है आपके सोर्स ऑफ लॉ है, वो भी मेन। ठीक है, जैसे कि ऑस्टिन बोलते हैं ना, विधि संप्रभु से उत्पन्न होती है। सैविग्नी बोलते हैं कि अंतर चेतना है। ठीक है, और जो धर्म आचार्य लोग थे वो बोलते थे कि विधि ईश्वर से उत्पन्न हुई है। ठीक है, वस्तुतः विधि की उत्पत्ति जब किसी भी स्रोत से मानी जाए, अधिकांश समाजों में यह प्रायः सामान्य स्रोतों से उद्भूत हुई है। कानून में विधि शास्त्रों के कानून के स्रोतों के ऊपर विचारों में भिन्नता मिलेगी आपको। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है। ठीक, परंतु आपको केवल अभी ये देखना है, हमारा जो पॉइंट है कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि 3 टाइप के हैं। ठीक है, मुख्य जो आपको पहले बताने पड़ेगा, कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रोडिशन प्रोडिशन। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलोगे प्रथा या रूढ़ी, विधायन और न्यायिक पूर्व निर्णय। बाकी जो अन्य हैं, आपका साम्य है, धर्म है, नैतिक धारणाएं हैं, विधि वेत्ताओं की राय है, सामाजिक मान्यताएं हैं तथा लोकमत है, और मानक विधि ग्रंथ है, ये भी अन्य सोर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर ये बोलोगे कि रूढ़ी, रूढ़ी जो है, ये कैसे बोल सकते हो कि रूढ़ी आपका मेन हो सकता है। तो रूढ़ी इसलिए हो सकता है कि जो विधिक तंत्र में रूढ़ी का प्रमुख स्थान माना गया है। ठीक है, जो प्राचीन समय से चला आता है ना, उसको यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो रूढ़ी क्या है, रूढ़ी यहाँ पे मेन सोर्स है। विधिक तंत्र में रूढ़ी का प्रमुख स्थान है। रूढ़ी को विधि के रूप में प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों ने रूढ़ी को अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि जो आदिम समुदाय में यदि कोई विधि अस्तित्व में थी तो वह रूढ़िजन्य विधि की थी, है ना, जो सदियों से चली आ रही है प्रथा, जो रूढ़ी है, कस्टम है, उसको अभी के समय में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, दूसरा आप देखिएगा लेजिस्लेशन, विधायन। अब विधायन कैसा स्रोत हो सकता है? वर्तमान समय में विधायन को विधि का प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि वर्तमान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका द्वारा निर्मित विधि को ही कानून के रूप में प्रमुख रूप से स्वीकार किया जाता है तथा इन्हें लोकमत का समर्थन भी प्राप्त होता है। विधायन प्राधिकारिक शक्ति द्वारा विधि को सोच समझकर एक निर्धारित ढांचे में ढालने की प्रक्रिया है। विश्लेषणात्मक शाखा के प्रवर्तकों ने विधायन को सर्वश्रेष्ठ विधि का स्रोत माना है। ये इसी को वास्तविक विधि कहते हैं, है ना।
अब देखिएगा न्यायिक पूर्व निर्णय क्या है कि विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णयों का पर्याप्त महत्व है। विधि के संबंध में पूर्ण निर्णय का अर्थ है भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हुए भावी निर्णयों के प्रति लागू करना। बेंथम ने तो इसे न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि कहा है, जबकि ऑस्टिन इसे न्यायपालिका की विधि मानते हैं। लॉ रिपोर्ट की विधि का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वर्तमान में न्यायिक पूर्व निर्णय विधि के रूप में अत्यधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो 3 मेन सोर्स हैं क्या-क्या हैं? प्रथा, विधायन, न्यायिक एवं पूर्व निर्णय। इसके बाद आगे देखिए जो अलग टाइप का है, जो ये भी एक स्रोत है, साम्य। ठीक है, इक्विटी। साम्य को कॉमन विधि में दोषों तथा कमियों को दूर करने के लिए अपनाया गया है। ठीक है, इक्विटी वाला सिद्धांत आप जानते हो, साम्य का सिद्धांत, ये वही है। धीरे धीरे साम्य का स्थान विधि के रूप में स्वीकार किया जाने लगा तथा साम्य को विधि के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त होने लगी। साम्य का विकास रिट पद्धति द्वारा चांसरी न्यायालयों में किया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए धर्म को कैसे बोलते हैं कि स्रोत है। पुरानी आम धारणा ये थी कि विधि की उत्पत्ति दैवी शक्ति से हुई है ना। हिंदू धर्म में वेदों को ईश्वर का वाक्य माना गया है। जो धर्म है हमारे, वो क्या है? ईश्वर के रूप में, मतलब धर्म के रूप में कौन बोल रहे हैं? ईश्वर बोल रहे हैं, ईश्वर का वाक्य माना गया है। जबकि मुस्लिम विधि में कुरान तथा यूनानी विधि में थेमिस्टीज को दैवी शक्ति माना गया है। अंग्रेजी विधि की उत्पत्ति में भी धर्म की प्रबलता रही है तथा कुछ धर्म विधियां वर्तमान में भी चली आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी एक क्या है? नेक्स्ट सोर्स है ये। ठीक है, ये आपका 3 तो मेन सोर्स था ही था, साथ में ये भी सोर्स आ गए, साम्य आ गए और धर्म आ गए। अब देखिएगा नैतिक धारणाएं। नैतिक धारणाएं संबंधी धारणाएं भी विधि को प्रभावित करती हैं तथा उनका भी उपयोग विधि में किया जाता है। लॉटरी पर प्रतिबंध, पुनर्विवाह संबंधी कानून, दहेज विरोध कानून इसी के उदाहरण होते हैं, है ना। अब देखिएगा सामाजिक मान्यताएं या लोकमत, ये क्या है? किसी समाज की मान्यताएं या लोकमत वहां के कानून में अवश्य परिलक्षित होते हैं तथा विधियों को प्रभावित करते हैं। भारत विधि में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। ठीक है, भारतीय विधि में संपत्ति संबंधी कानून हो रहे परिवर्तन इसका मूल सबूत है। ठीक है, संपत्ति का जो कानून है उसको बदल दिया गया था 44वें संशोधन में। ठीक, अब आगे देखिएगा आपका मानक विधि ग्रंथ। विधि के स्रोत के रूप में मानक विधि ग्रंथों का प्रारंभ से महत्व रहा है। 3री शताब्दी की रोमन विधि अधिकांशतः ऐसे ही ग्रंथों पर आधारित थी। और लास्ट है आपका विधि वेत्ताओं की राय, ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट। उनके अनुसार यह है कि विधि को सक्रिय करने में उनके विशेषज्ञों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी विधि विशेषज्ञ की विशेषज्ञता का प्रभाव विधि पर पड़ सकता है। खासकर न्यायाधीशों तथा वकीलों व विधि प्राध्यापकों का प्रभाव विधि पर अवश्य पड़ता है। अतः विधि के स्रोत के रूप में विधि विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा कि सोर्स ऑफ लॉ ये आपके मेन है 3, बाकी जो है गौण है। ठीक है, परंतु ये भी इसमें एडेड है, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं।